आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सामान्य तौर पर लोकप्रियता का संकेत कुछ समय के बाद दिया जाता है, पर पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कितना लोगों को अच्छा है, ये देखने से ही लगता है कि राजस्थान के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और यहाँ की प्रगति निरंतरता से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाएगी। सरलता से पूरी तरह प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब मुझसे मिलने आए तो कहा, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूं। मैं अचंभित रह गया। बोला, एक ऐसा मुकदमा था 30-32 साल पहले और वो दीवानी मुकदमा था। लेट मी पुट इट राइट, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था। उसमें आपने हमारी मदद की थी और वो व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, एक बहुत बड़े वर्ग का मुकदमा था। तो मैंने सोचा वकील रहने के फायदे तो कई हैं। हेमंत सेठिया जी ने बहुत जल्दी इनको चार्टर दे दिया। मैं आग्रह करूंगा सेठिया जी, थोड़ा तो समय दो, ठीक है ना। पर सुखद विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी नवज इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से पहचान ली और घोषणा कर दी। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में हुआ। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की जयंती पर मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है, पर मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। वहां का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया, पर एक संकट आ गया। संकट मोचक भी आप ही बने। संकट यह आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहां पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, खेत में 3 नए हेलीकॉप्टर भी आपको देंगे। पर मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदया बहुत ही सकारात्मक रुख लिया। अ गर्ल IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया।
इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ते के आश्चर्यचकित हो गए। मैं लाभार्थी हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम सशर्त तरीके से कीजिए। आपके यहां से सांसद रामचरण बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कुशवाहा जी मेरे साथ आए हैं। मैंने कहा, इस कार्यक्रम में आपका क्या लेना देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले, सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा, नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए, का नाम मानकर इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा जी विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से है। इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूं, किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्पक्षता से की है इन्होंने, और मैं इसका भुगतान। वो तो मेरे चुनाव का संचालन, देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खलती है। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पीएस संगमा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। संगमा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी, क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? ये थके नहीं है प्रेरणा देने। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र उस भवन पर जाकर दस्तक न दी हो। और अनुशासन, तीव्रता, आक्रोश रहित बात पर बिना मिलावट के आसानी से आम आदमी को असर नहीं होती है, पर मुझे पिछले 20 साल से आदत पड़ गई है और हजम कर देता हूं और फायदा लेता हूं। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, आपकी वजह से मुझे इसी सप्ताह में यहां आने का सौभाग्य मिलेगा। क्षेत्र संचालक हैं, बहुत सिंपल है, सरल स्वभाव के, और मैंने देखा है अक्सर कि सरल स्वभाव, lack of arrogance, lack of throwing weight, dropping hands, जब ये नहीं होता है तो पता लगता है कि आदमी 24 कैरेट का है। बाकी जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ कि मुझे आप सबके सामने आने का सुअवसर मिला। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं।
आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो और सार्थक हो, ये मेरी कामना है। 11 जनवरी को दिवस था, इलेक्ट्रोपैथी दिवस, उस पर सभी का अभिनंदन और बधाई। हम ऐसे कालखंड में हैं कि हमें कुछ बातों की ओर ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारे रीढ़ की हड्डी की है, स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ आवर ग्रेट नेशन। भारत में दुनिया की 1/6 ह्यूमैनिटी रहती है। हमारी जो व्यवस्था है, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद और भारतीयता को आप सदैव समर्पित रहें, ये मेरी आकांक्षा है, अभिलाषा है। और इसको मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, एंड दे अप्रिशिएट इट। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नॉन नेगोशिएबल। यही एक रास्ता है हमारे भारत को बहुत महान बनाने का, और उस रास्ते पर भारत निर्भीकता से अग्रसर है। देश हित को सर्वोपरि रखना हमारा दायित्व है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक अस्मिता को कभी आंच न आए, ये हमारा संकल्प और दायित्व होना चाहिए। कुछ लोग, भ्रमित लोग ऐसा करते रहते हैं। हम जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को चलाते हैं। जानकार आदमी जब ऐसा करता है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई अर्थशास्त्री जिसने 10 साल तक भारत की व्यवस्था के साथ भाव रखा, तो कहता है विदेश से 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, उसको कोई टोकता नहीं है। वो बढ़ोतरी 7.6%। तो मैं आप सबसे कहूंगा, ये समय शांत रहने का नहीं है, ये समय चुप रहने का नहीं है। If we remain silent when we should be speaking vocally, then trust me, our silence will resonate in our ears for years to come, and we will be silenced. भारत माई स्वीकार नहीं करेगी, और मेरा आग्रह रहेगा हर व्यक्ति से कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वर्तमान स्थिति को देख के करे, जहाँ भारत का अस्तित्व पूरी दुनिया दूसरे तरीके से मान रही है। राजस्थान विधानसभा ने तो ये पारित कर दिया, और देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, संसद में भी नहीं हुआ है। मैं हेमंत सेठिया जी को कहता हूं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी और हेल्थ है, उनके सभी सांसदों को मैं बुलाकर आपकी कौमी काउंसिल से मुलाकात कराऊंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बात संसद में भेजे, और यदि अगर किसी क्षेत्र में सबसे बड़ी छलांग भारत ने लगाई है, तो वो स्वास्थ्य के मामले में लगाई है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य मूल केंद्र रहा है, विकास का मूल मंत्र रहा है। और यही कारण है कि पहली बार देश में आयुष मंत्रालय, इसे पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयुष्मान भारत। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, वहां भी अफोर्डेबल मेडिकल केयर नहीं है, यहां पर है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन जो ये सेमिनार है, और इसका विषय जो आपने रखा है, रीनल डिसऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच, ये कॉन्टेम्पोरेनियस रेलेवेंस का है। आज के दिन हर आदमी ये सोचता है कि मेरा खान पान अच्छा हो, पेस्टिसाइड से ग्रसित न हो, मैं स्वस्थ हूं। और भारत ने पहल की है इसमें भी, और दुनिया को बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। हमारे अथर्ववेद में क्या कुछ नहीं लिखा है स्वास्थ्य के बारे में। दुनिया के
वैज्ञानिक तत्पर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करके वहां योग के बारे में बताया। दुनिया ने सहज स्वीकार किया। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको अपनाया और अब 21 जून को पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया को भारत की देन है। और गत योग दिवस पर जो राष्ट्रीय दिवस है जबलपुर में, उसमें मैं था और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में संयुक्त राष्ट्र प्रांगण में दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के सामने योग को योग दिवस तक सीमित नहीं है, योग हर दिन का है। हमने शुरुआत की, भारतवर्ष ने शुरुआत की, दुनिया को ये रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। अब देखिए मोटे अनाज की बात, दुनिया में बहुत बड़ा चलन हो गया श्रीलंका, तो प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इंटरनेशनल मीडिया डे डिक्लेयर कराया। तो कितना बड़ा बदलाव आया है। किसान की हालत तो उसमें सुधरेगी ही, बहुत सी व्यवसायिक अपॉर्चुनिटीज भी वहां से निकलेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में मैंने कहा, नाम के अलावा सब ठीक है। नाम के अंदर लगता है कि कोई करंट लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। देर तक मिलना थी मोर नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं इलेक्ट्रोपैथी। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो भारत सरकार ने संस्थागत तरीके से, संगठित रूप से इसको आगे बढ़ाया और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन वो साथ अपने यहाँ लालचंद कटारिया जी पूर्व मंत्री बैठे। मैं इनको कृषि से लगाव के लिए बहुत साधुवाद का पात्र मानता हूं। जब मेरी इनसे चर्चा हुई है, मैंने कहा किस मामले में सबसे ज्यादा रुचि है? बोला मेरे यहाँ तो गाय, उनको देखने में सुबह 4 बजे जाता हूँ और चाहता हूं कि वो दूध सबको सही तरीके से मिलता है। आज के दिन मैं यहां से आह्वान करना चाहूंगा किसान बंधुओं को खास तरीके से कि वो अपने बच्चों को नौकरी में भेजने के लिए लड़ाई थी, वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि उत्पाद का है। दूध का जितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, सरकार कितनी नीतियां आज देती, उनका फायदा उठाना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सब बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई है। कि जब कोविड की महामारी आई तो राजस्थान के कई स्थानों से पैकेट बने गए, कलकत्ते में भेजे गए, कलकत्ता पुलिस ने उनको ग्रहण किया और वो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। राजभवन कलकत्ता में प्रकाश भाई साहब उनकी लघु उद्योग चालू कर दिया। 600 से ज्यादा कर्मचारी थे, हर 30 दिन हम काढ़ा देते थे। एक भी कोविड की चपेट में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि चमक दमक आकर्षण आवश्यकता है बड़े हॉस्पिटल्स की, मतलब नहीं। और जो हमारी पूंजी है, हजारों साल की पूंजी है, जो सार्थक है, उसको अपनाना चाहिए। और यही कारण है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितना सरकार का दूरदर्शी सोच रहा। ये साधारण बात नहीं है कि 140 करोड़
वाले देश में कोई प्रधानमंत्री तय कर ले कि हर घर में शौचालय होगा, सोचते समय डर लगता है। लोग कहेंगे उपलब्धि कहां हुई है। आज के दिन जमीनी हकीकत है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को जो टूकरी से चूल्हे के अंदर आप और हम सबको भोजन बनाकर देती थी, उनका संकट दूर किया, उनको फ्री किया था। ये छोटा काम नहीं। देश का प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले से स्वच्छता अभियान की बात करे तो कुछ लोग मानते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के करने की बात है, तो कितना बड़ा असर हुआ है। पहले जो भी अपने लोग विदेश में जाते थे, किसी ने भी चलती गाड़ी से केले का छिलका बाहर नहीं फेंका। यहाँ आते ही अपना अधिकार समझते थे कि सड़क तो हमारी है, सड़क की जाओ गार्बेज चाहे सो फेंक सकते, आज नहीं फेंकता कोई। ये बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव नहीं आया है, ये एक उद्योग बन गया है। हाउ डू वी डू, ये सोच सोचा नहीं है। देश के मानस को बदलना ये राजतंत्र है। देश को एक दृष्टि देना यही राजतंत्र है। और आज ये सब कुछ हो रहा है। बदलना भी आपको सौभाग्य मिला, आपको अनायास सौभाग्य मिला, मुझे भी अनायास मिला। और ये चीजें जो अचानक होती हैं, इसमें धरती का मनुष्य और ऊपर की शक्ति दोनों एक जगह मिलती है। मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और आपको कोई छुट्टी लेने नहीं देगा। इलेक्ट्रोपैथी की खास बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े अनुशासन की बात मांग करती है। इलेक्ट्रोपैथी बहुत अनुशासन तरीके से नहीं करती है। मैं तो मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद दूंगा कि सेठिया जी समय पर मेडिसिन भेजते थे और वो नियमित रूप से देते। कलकत्ते का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, उनके प्रोफेसर ने कहा कि ये क्या है, ये गायब कहां हो गया पत्र। मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पहले एक्सरे खराब थी, पत्र होगा नहीं। वो तो सही है, क्योंकि बंगाल की भूमि में ऐसा संभव भी हो सकता है। शुरू में हम कहीं भी जाते हैं, भारत का जो व्यक्ति है, हमें थोड़ा हिचकिचाहट में रहता है कि पता नहीं दूसरा कितना प्रतिभाशाली है। मैं भी पेरिस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में था। बदलावी आप भी बने। वी टेक टू सिस्टम एज दैट टेक्स टू वोटर, जब तक की तरह अपने जल्दी ग्रहण कर देते हैं। और यही कारण है आज के दिन कि दुनिया में कोई ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है जहां भारतीय का योगदान न हो। हम कहां थे और कहां आ गए। 10 साल पहले दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में जो दुनिया के लिए चिंता का कारण थी, दुनिया पर बोझ थे, हमारा नाम नहीं सुना था। और आज इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए, कनाडा को पीछे छोड़ते हुए, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की 5वीं आ सकते हैं। 2027-28 तक हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हैं। बल्कि ये मेरा पीछे छोड़ने वाला मामला मुझे सुधार करना चाहिए। हम किसी को पीछे छोड़ते नहीं हैं, हम हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो सबको साथ में लेते हैं। मेरी विदेशी यात्राओं का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे तब मिला और G20 विकास को जब कहते थे कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट था पैंडेमिक, कोविड, सबसे बड़ा संकट।
भारत ने अपने लोगों का ध्यान रखते हुए भी 100 से ज्यादा देशों की मदद की। वासुदेव कुटुंबकम हमारे लिए एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा सोच है। तो यही कारण है कि G20 में इसको मोटो के रूप में अपनाया। आज के दिन लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट। आज के भारत में स्काई इज नॉट द लिमिट। आज के भारत में कोई लिमिट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि एम्स के प्रतिभाशाली डायरेक्टर साहब को मैंने भोजन को बुलाया, डॉक्टर श्रीनिवास डायनेमिक में। मैंने उनको ये कहा कि आज दुनिया में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में 3 MOU कर चुका हूं, एक IIT से, एक बेंगलोर से। तो उसी समय भोजन के पश्चात मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को एक मेडिसिन दी जो इलेक्ट्रोपैथी की तरह ही बनाई जाती है। उस तत्व होते हैं, उनको एक साथ कर मिश्रण कर बनाया जाता है, पाउडर बनता है और उससे डायबिटीज आपकी पूरी कंट्रोल में रहती है। उन्होंने उसी डॉक्टर को कहा कि ये मेरे को एक पूजा बना कर दे दो, हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन है, दुनिया में तो जाएगी ही। रिसर्च हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पता नहीं क्यों नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब शरीर के सब अंग स्वस्थ रहेंगे। दिमाग स्वस्थ नहीं है तो परेशानी है, दिल नहीं है तो परेशानी है, लंग्स के साथ में है, पूरे शरीर का। समाज का भी यही हाल है। समाज भी तभी स्वस्थ रहेगा तो समाज के सभी अंग एक साथ रहेंगे। हमारी संस्कृति यही कहती है सब मिलकर काम करो, एकजुटता से काम करो। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। कहने को तो कहते हैं 36 कौमें ज्यादा है, पर मुहावरे से 36 कहा जाता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। उस लोगों का सोच कितना विकृत है, कितना छोटा है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। 35 ग्राम एक, इनको इस बाबू में बांट दो, उस बाबू में बांट दो। हम सबका परम कर्तव्य है कि समाज में जो लोग जहर बोलते हैं, सबसे पहले तो उनका आचरण मर्यादित है। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि जिसको वो शक्ति मानते हैं वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समाज को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। समाज को हम इस तरीके से नहीं बांट सकते। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है, राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हाल ही में आपको बताता हूं, मुझे राम मंदिर के संबंध में निमंत्रण मिला, तो मुझे वहां कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से कि राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने इसको प्रकाशा पर रखा है। संविधान में जो 20 से ज्यादा चित्र हैं, उनमें मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चित्र है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई उन्होंने किसी की आलोचना नहीं करता, अज्ञानी है वो, इतिहास से हम भी गए, जो हरफनामा दे देते हैं कि राम काफी कर, वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं कर रहे, वो हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उन चित्रों को उभा रखा है। आज के दिन हर भारतीय को राष्ट्र हित से थोड़ा भी हट गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया समझ गई है कि
भारत का जो अमृत काल है वो भारत का गौरव काल है। अमृत काल में इतनी मजबूत नींव रखी जा चुकी है कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत विकसित देश ही नहीं होगा, दुनिया के सर्वोपरि। मैंने वो दिन देखा है 1989 में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, देखा है हमारा सोना, उस देश का सोना जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश का सोना हवाई जहाज फिजिकल शेप के अंदर स्विट्जरलैंड के 2 घंटों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। जब सोचा था तो कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज उस समय 1 बिलियन के आसपास था। आज 1 सप्ताह में हमारा फॉरेन एक्सचेंज 6 बिलियन बढ़ जाता है, एक दूसरे देश में जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहां से 3 बातें कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। पहला, हमारा परम कर्तव्य है कि आर्थिक राष्ट्रवाद की सोच ये हर एक का, खास तौर से जो उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस, वो ये काम कर सकते हैं। हम विदेशों से दिए मंगाएंगे, कैंडल मंगाएंगे, फर्नीचर मंगाएंगे, कर्टेन मंगाएंगे, वो चीजें मंगाएंगे जो यहां बनती हैं। हम थोड़े से पैसे के लालच के देश का और देश के नागरिकों का बहुत अहित कर रहे हैं। जब बाहर से हम वो चीज मंगाते हैं जो यहाँ उपलब्ध है, तो हम उन लोगों के हाथ से काम छीन रहे हैं जो उस काम में लगे हुए हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को हम निरुत्साहित कर रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है हर नागरिक और खास तौर से इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस के नेताओं, लीडरशिप को आगे आना चाहिए। हम देश में वही आयात करें जो हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश था, तो थोड़ी रोक लगी है। हमारे यहां से किसी भी पोर्ट को चले जाओ, पारादीप को चले जाओ, आयरन ओर की जहाजें बाहर जा रही है। क्यों? भारत से रॉ मटेरियल बाहर क्यों जाए? भारत में वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हो? भारत में वैल्यू एडिशन न होने का मतलब यहां जो लोग काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लोसम कर सकती है, उसको हम पूजित कर रहे। और ये हमारे लिए सरकार नहीं कर सकती, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार विश्व में एक मानदंड के अनुसार से काम करती है, और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। हमारे उद्योग व्यापार जगत में जो शीर्ष पर है उनका काम है, और सबसे ज्यादा काम आप लोगों का है। एक बार ये चालू हो जाएगा, बहुत आगे तक जाए। और तीसरी और अंतिम बात, कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो 5 गाड़ियां रखूंगा, चाहे जितना पेट्रोल यूज करूंगा, चाहे जितनी बिजली यूज करूंगा, मतलब आई विल कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज आई हैव फिस्कल कैपेसिटी, बिकॉज आई हैव पावर इन माय पॉकेट। ये आपका अधिकार नहीं है। वी आर ट्रस्टीज। पानी हो, कोयला हो, ऊर्जा हो, उसका उपयोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला, कुछ बातें मैंने आपको कही, बहुत सी बातें लगी। अंत में यही कहूंगा, जो लोग समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए बांटना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, 35 बनाम 1 की बात करते हैं, 20 बनाम 10 की करते हैं, वो लोग समाज के दुश्मन नहीं, खुद के दुश्मन भी हैं। उनका आचरण अमर्यादित नहीं, घातक है। और आज के दिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या समूह है, कितनी भी सीक्रेसी में कोई बात करे, वो सड़क पर तुरंत आती है, त्वरित गति से आती है, वो समाज को
एक तरीके से बहुत ही बड़ी वोटर भी डालते हैं। ये मेरी आपसे कामना है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि ऐसे तत्वों को सबक सिखाने की दरकार नहीं है, वो अपने हैं, उनको जागरूक करने की दरकार है, उनको समझाने की दरकार है, उनको सही रास्ते पर लाने की दरकार है। और ये काम संस्थागत तरीके से नहीं, अपने पड़ोस में होना चाहिए, अपने समाज में होना चाहिए, जिस वर्ग से जुड़े में वहां होना चाहिए। एक बार फिर आप सबने मुझे मौका दिया और बर्दाश्त किया। ये तो क्रूर हो गया वैसा कि बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।